नमस्कार, जीजी न्यूज के मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे होगी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर, जिसमें नजर डालेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र दौरे को लेकर। जी हां, प्रधानमंत्री आज पुणे रहेंगे और वहां 22,000 से ज्यादा की विकास परियोजनाएं पुणे वासियों को समर्पित करने वाले हैं। साथ ही साथ राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं 3 रुद्र सुपर कंप्यूटर। और इसके अलावा महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर आ रही है। अचानक तेज बारिश होने से महाराष्ट्र का हाल इस समय बेहाल है। जानेंगे कि मौसम विभाग ने क्या चेतावनी दी है। खबरें और भी होंगी और इस 1 घंटे में मेरा साथ देंगी मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी गुंबर। आंचल, सुप्रभात। शुक्रिया भावना। तो बात यहाँ पर होगी हरियाणा और जो जम्मू और कश्मीर के विधानसभा चुनाव है उनसे जुड़ी हुई भी। क्या आखिर जो कुमारी शैलजा हैं उनका मान मनोबल हो चुका है, और जब आज वो मंच साझा करेंगी तो क्या हम ये मान सकते हैं कि कांग्रेस की परेशानियां खत्म हो गई हैं या नहीं, इस पर करेंगे विशेष तौर पर बात। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज जो लद्दाख दौरा है वो सियाचिन स्थित बेस कैंप में है, वहाँ से किस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी ये भी हम करेंगे आपके साथ साझा। बात होगी ग्लैमर वर्ल्ड, स्पोर्ट्स और कारोबार जगत की। इन सभी को जानने के लिए जुड़ रही है नया सवेरे के साथ। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं आज की ताज़ा सुर्खियों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लद्दाख दौरे पर सियाचिन स्थित बेस कैंप का दौरा करने के बाद वहां तैनात सैनिकों के साथ करेंगी बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे में भूमिगत मेट्रो का करेंगे उद्घाटन और एलिवेटेड रूट की रखेंगे आधारशिला। 22,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का भी प्रधानमंत्री के हाथों होना है उद्घाटन और शिलान्यास। जम्मू कश्मीर में आज और चढ़ेगा चुनावी पारा। गृह मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित शाह 5 रैलियों के जरिए पार्टी के पक्ष में बनाएंगे माहौल। वहीं हरियाणा के असंध की रैली में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी राहुल गांधी के साथ साझा करेंगे मंच। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश ने फिर बढ़ाई मुश्किलें। मुंबई, पुणे और रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट। मुंबई के सभी स्कूल कॉलेज बंद। रेल और हवाई यातायात पर भी असर। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका, फ्रांस ने इजरायल हिजबुल्लाह के बीच 21 दिन के संघर्ष विराम समझौते की रखी मांग। भारतीय दूतावास ने लेबनान में भारतीय नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। और खेल की खबरों में चेस ओलंपियाड के चैंपियंस के सम्मान का दौर जारी। शतरंज संघ ने की इनाम की घोषणा। पहली बार महिला और पुरुष दोनों वर्ग में टीम ने अपने नाम किया स्वर्ण पदक। और नया सवेरा में इन अहम सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से जानते हैं और शुरुआत करते हैं देश भर से कुछ खास खबरों की। सबसे पहले बात करते हैं सियाचिन की। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लद्दाख में स्थित सियाचिन बेस कैंप का दौरा करेंगी और वो अपनी यात्रा के दौरान वहां तैनात सैनिकों से बातचीत भी करने वाली हैं। सियाचिन क्या है? सियाचिन वो जगह है जो दुनिया के सबसे ऊंचे और दुर्गम क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ शून्य से काफी नीचे तापमान और कठिन परिस्थितियों में हमारे सैनिक लगातार देश की सुरक्षा में तैनात हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष आकलन करने के लिए सियाचिन का दौरा कर चुके हैं। तो आज का दिन बेहद अहम कि सियाचिन के बेस कैंप में सैनिकों से क्या बात करने वाली हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और सियाचिन, जिस तरह से हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री भी वहाँ पर जा चुके हैं, और सियाचिन इसलिए भी बहुत अहम है कि जब हमारे जो ये प्रहरी हैं अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हैं, तो सियाचिन उस लिहाज से सीमा सुरक्षा को देखते हुए बेहद अहम। बिल्कुल। नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र दौरे की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे में रहने वाले हैं और पुणे में आज से विकास की नई बयार बहने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे में 22,600 करोड़ रुपए से अधिक राशि की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तो पुणे में एक नए भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन करने के साथ एक नए मेट्रो मार्ग की आधारशिला भी रखी जानी है। साथ ही प्रधानमंत्री 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। देखिए इससे जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट। मोदी सरकार द्वारा पुणे में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम जारी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री गुरुवार को सिविल कोर्ट से स्वारगेट तक नए भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन करने के साथ और एक नए मेट्रो मार्ग की आधारशिला भी रखेंगे।
पुणे महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जहां पिछले एक दशक में कई स्तरों पर परिवर्तन और बदलाव की बयार चली है। पुणे मेट्रो की अगर बात करें तो यह इन सारे जो विकास की जो गतिविधियां हुई है उनका एक प्रतिबिंब है। ऐसा माना जा रहा है कि पुणे के में जो नई लाइन होगी मेट्रो की, चाहे वो नए ट्रैक्स हों, वो इस वक्त समय की मांग है और इसी मांग को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री पुणे आ रहे हैं। पुणे मेट्रो कई अनूठी विशेषताओं से सुसज्जित है। एल्युमिनियम बॉडी से बनी ये देश की पहली हल्की मेट्रो है। स्टेशनों पर 100% वाटर रिसाइकल, शून्य अपशिष्ट निर्वहन, नो ट्री कटिंग पॉलिसी, सुविधाओं का एकीकरण, सौर ऊर्जा से संयंत्रों का जुड़ाव पुणे मेट्रो की कुछ अनूठी विशेषताएं हैं। इस कार्यक्रम में पंतप्रधान महोदय पुणे मेट्रो का अंतिम चरण जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेट्रो स्टेशन से भूमिगत होते हुए स्वारगेट मेट्रो स्टेशन तक जा रहा है, जिसकी लंबाई 3.62 किलोमीटर इतनी है। पुणे को मिलने वाली इस सौगात को लेकर पुणेवासी खासे उत्साहित हैं। पुणे में ये जो मेट्रो शुरू हुआ है, इसका सभी लोगों को बहुत सा फ़ायदा हो रहा है। इसमें ट्रैवल करने में बहुत आसानी होती है और जो मोदी साहब ने ये काम किया है, ये बहुत अच्छा किया है। पहले मुझे बहुत दिक्कत होती कि आने जाने में, बट जब से मेट्रो शुरू हुई है मेरा सफ़र करने में बहुत ही ईजी हो गया है। इधर से उधर जो ट्रैफिक ब्लॉकेज हो रहा था उससे हमें छुटकारा मिल गया है। इसके अलावा पीएम पुणे में 22,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। करीब 2,950 करोड़ रुपए की लागत वाली पुणे मेट्रो फेज 1 के स्वारगेट से कात्रज एक्सटेंशन की आधारशिला भी रखेंगे। भिड़ेवाड़ा में क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले बालिका विद्यालय के स्मारक की आधारशिला रखेंगे। स्वदेशी रूप से विकसित लगभग 130 करोड़ रुपए की लागत वाले 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए तैयार 850 करोड़ रुपए के हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग उद्घाटन करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र की 10,400 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न पहलों का शुभारंभ और उन्हें राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। ट्रक ड्राइवरों और कैब ड्राइवरों की लंबी यात्रा के दौरान सुविधा के लिए महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर, पंजाब के फतेहगढ़ साहिब, गुजरात के सोनगढ़, कर्नाटक के बेलगावी और बेंगलुरु रूरल इलाके में लगभग 2,170 करोड़ रुपए की लागत के रास्ते के किनारे सुविधाओं का शुभारंभ करेंगे। पीएम सोलापुर हवाई अड्डे का उद्घाटन भी करेंगे, जिससे कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा, जिससे सोलापुर पर्यटकों, व्यापारिक यात्रियों और निवेशकों के लिए अधिक सुलभ हो जाएगा। औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 7,855 एकड़ में फैली बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र को पीएम राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 6,400 करोड़ से अधिक की लागत की इस परियोजना को 3 चरणों में विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद नरेंद्र मोदी अब तक 42 बार महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों का दौरा कर चुके हैं, लेकिन चूंकि महाराष्ट्र में कभी भी विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है, इसीलिए इस बार का दौरा न केवल विकास के दृष्टिकोण से बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अपने सहयोगी कपिल के साथ योगेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिलने वाली है बड़ी सौगात। आज शैलेंद्र मिश्र इस समय पुणे में मौजूद है, हमारे संवाददाता। आइए सीधा उन्हीं का ही रुख करते हैं और ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। शैलेंद्र, आपसे पूछना चाहेंगे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे आने वाले हैं। हालांकि महाराष्ट्र में इस समय बहुत तेज़ बारिश भी हो रही है और मौसम को लेकर हाल बेहाल भी है, लेकिन अगर सियासी पारे को भी देखा जाए तो साल के अंत में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, घोषणा कभी भी हो सकती है। उस लिहाज से आज प्रधानमंत्री बहुत सारी करोड़ की विकास परियोजनाएं महाराष्ट्र वासियों के नाम करने वाले हैं। क्या है इनकी विशेषता, और इसके साथ साथ जो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर है उसको लेकर भारत लगातार ये सोच रख रहा है कि आत्मनिर्भर बनना है, उसको लेकर भी किस तरीके से प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, हम जानते हैं कि विकसित भारत के संकल्प के साथ जो भारत आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, उसमें जो सेमीकंडक्टर हो या फिर कंप्यूटर हो या क्लीन एनर्जी हो, जिसमें हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, जिसमें हम एथनॉल ब्लेंडिंग की बात करते हैं पेट्रोल में, तो उस दृष्टिकोण से देखें तो जो आज का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल महाराष्ट्र के लिए बल्कि देश के लिए। हम एक तरफ देख रहे हैं कि क्लीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ने
के तहत कई परियोजनाओं की शुरुआत आज होने जा रही है। दूसरी तरफ आपने कंप्यूटर का जिक्र किया, तो ये दिखाता है कि एक तरफ जब कल हमने देखा है कि मेक इन इंडिया का 10 वर्ष पूरा हुआ, जिस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, और सिर्फ 2 प्लांट थे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के हमारे देश में, और आज भारत में बिकने वाले 99% जो मोबाइल है वो स्वदेश में ही बनते हैं, यानी हमारे ही देश में बनते हैं, और अब हम दुनिया को एक्सपोर्ट की तरफ देख रहे हैं। तो उस दिशा से आप देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक परिवहन के लिहाज से हम जानते हैं कि मेट्रो शहरों की लाइफलाइन हो चुकी है। तो जो मेट्रो फेज 1 है, जिसमें स्वारगेट तक जो मेट्रो जाएगी, वो पूरी तरह से देखें 3 जो नए स्टेशन होंगे, भूमिगत होंगे, वो आधुनिक सुविधाएं होंगी, हमने स्टोरी में देखी हुई। साथ ही साथ जो क्लीन एनर्जी की बात है, एथनॉल ब्लेंडिंग का जो एक अभियान है, उसमें वो रफ्तार दिखती है। जब ये अभियान की शुरुआत हुई थी और कहा गया था कि एक निश्चित टाइमलाइन तक 20% एथनॉल ब्लेंडिंग कर ली जाएगी पेट्रोल में, हम देख रहे हैं कि जो समय सीमा रखी गई, पहले 10% की, फिर 20% की, हम उस टारगेट से आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की कि हम कोई एक समय सीमा रखते हैं, कोई टारगेट रखते हैं किसी योजना में या किसी लक्ष्य को पाने में, उसकी ओर तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है, केवल महाराष्ट्र के लिए नहीं, केवल पुणे के लिए नहीं, बल्कि आप देखें जिन योजनाओं की शुरुआत होने जा रही है उससे कई राज्यों को फायदा होने वाला है। चूंकि एलएनजी टर्मिनल है, गुजरात हो या बाकी राज्य हो जो पड़ोस के राज्य हैं, उनको भी आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे दौरे से फायदा होगा। बिल्कुल शैलेंद्र, क्योंकि अगर हम मुंबई की बात करते हैं तो लाइफलाइन वहाँ की लोकल ट्रेन है, और पुणे की बात करें तो मेट्रो, जिस तरह से भूमिगत तमाम स्टेशंस, हमने उनकी विशेषताओं के बारे में तो बताया, लेकिन कहीं ना कहीं प्रकृति के प्रति अगर हम विकास को आगे लेकर जाते हैं तो वहाँ पर भी दायित्व बनता है। ये सोच साफ तौर पर इस प्रोजेक्ट में नजर आती है। ये देखिए, हम जानते हैं कि अब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि एक तरह से सारी बातों का ध्यान रखा जाए। सोलर एनर्जी के जरिए स्टेशन संचालित हों, जो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है ऊर्जा वो पूरी की जाए, जो आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। डिब्बे हम देख रहे हैं कि दिनों दिन आधुनिक होते जा रहे हैं। जब हम देख रहे हैं कि मेट्रो एक्सटेंशन लाइन का विस्तार हो रहा है, तब जो नई तकनीक आ सकती है उस तरफ आगे बढ़ा जा रहा है। आज जो 3 नए स्टेशन जिसकी सुविधा मिलने वाली है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्वारगेट तक, पूरी तरह से भूमिगत मेट्रो है, और इसके साथ ही साथ एक पूरा चरण पूरा हो जाएगा पुणे में मेट्रो के विस्तार का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे का जो चरण है, जो एक्सटेंशन है, उसकी भी आधारशिला रखने वाले हैं, यानी कि स्वारगेट से जो आगे मेट्रो जाएगी, 3 महत्वपूर्ण, कुल मिलाकर 5.5 किलोमीटर का ये ट्रैक होगा, उसकी भी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखने वाले हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होगा कि पूरे पुणे को एक तरह से मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी, और पुणे इसके आसपास जो लोग जाते हैं वो उनको भी बहुत फायदा होगा इससे। बिल्कुल जी शैलेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पे कनेक्टिविटी की बात करें, साइंटिफिक कंप्यूटर्स का हम जिक्र करते हैं, साथ ही साथ जो औद्योगिक पार्क है, ट्रक ड्राइवर्स, कैब ड्राइवर्स के लिए भी तमाम योजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे कुछ ही देर में प्रधानमंत्री। और वक्त छोड़ से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार आकर भी बात करेंगे मुंबई की, देखेंगे मिजाज मौसम क्या कह रहा है मुंबई के लिए। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें।
आवेदन 30 सितंबर 2024 तक। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों देश की बिजनेस कैपिटल मुंबई इस समय थम गई है। दरअसल मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश से बेहाली है। इस पर की बड़ी खबर आपके ट्रैक करते हुए भारी बारिश की वजह से उड़ानें और लोकल ट्रेनों पर ब्रेक लग गया। लोकल ट्रेन जिसे लाइफलाइन माना जाता है मुंबई की, कुछ विमानों के रूट भी बदले गए हैं। आधी रात को मुंबई के मुंब्रा बाईपास रोड पर भूस्खलन हुआ। सड़क से मलबा हटाने का काम भी जारी है। मुंबई में BMC ने तभी जो स्कूल हैं, कॉलेज है, वहां पर आज छुट्टी का ऐलान किया है। और ट्रैफिक जाम के दौरान कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतारें भी देखने को मिली है। और आज भी मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों से बेवजह घर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। एडवाइजरी जारी की है मौसम विभाग ने और सतर्क रहने की हिदायत भी दी गई है। तो इस समय मुंबई बारिश से बेहाल है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब भूस्खलन की रात से ही बारिश हो रही है और लगातार अचानक से ये बारिश शुरू हुई है मुंबई में। और आज स्कूल कॉलेज जो है वो बंद रखने की घोषणा कर दी गई है। मुंब्रा बाईपास की तस्वीरें हैं ये। रात में भूस्खलन हुआ, आप देख सकते हैं कि वहाँ से मलबा हटाने का काम भी जारी है। और आप समझ सकते हैं कि अगर भूस्खलन हुआ है और मलबा पड़ा है तो वहाँ पर ट्रैफिक जाम भी लगेगा। और एक बहुत बड़ी समस्या जिससे मुंबई हर साल दो चार होता है वो है इनलैंड ड्रेनेज की, यानी कि वहाँ पर अगर साफ़ सफाई नहीं हुई है नालों की तो पानी फंसेगा, जल जमाव होगा, जिसकी वजह से जो आवागमन है उसमें आम लोगों को मुश्किलें आएंगी। लोकल ट्रेन जो तमाम VT स्टेशन हम की बात करते हैं, CST स्टेशन की बात करते हैं, तमाम लोगों को अगर एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक जाना है और ट्रैफिक रूट अवॉइड करना होता है तो लोग लोकल ट्रेन का सहारा लेते हैं मुंबई में। लेकिन वहाँ पर भी कहा गया कि उसे फिलहाल के लिए बंद किया गया एहतियातन तौर पर। मौसम विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है। लोगों को एहतियात के तौर पर घरों से ना निकलने की सलाह दी गई है। साथ ही साथ स्कूल कॉलेज बंद रखने की घोषणा तो कर ही दी गई है। यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। हवाई और सड़क यातायात दोनों बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। कई उड़ानों के रूट जो हैं वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं। कई उड़ानों को रद्द भी करना पड़ा है। आने वाले समय के लिए भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है और इस समय अलर्ट पर है मुंबई, क्योंकि कई इलाकों में रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी करते हुए एडवाइजरी भी जारी की है कि बेवजह आप घर से बाहर ना निकलें। अगर ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, क्योंकि आज का दिन मुंबई के लिए मुश्किल भरा रहने वाला है, क्योंकि भारी बारिश हो सकती है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेज भी बंद रखे गए हैं एहतियात के तौर पर और लोगों को भी वर्क फ्रॉम होम करने की भी सलाह दी गई है। शिशिर जुड़ चुके हैं हमारे साथ मुंबई से। शिशिर, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे, इस समय क्या हालात है? लगातार तेज बारिश हो रही थी, साथ ही साथ हमने देखा कि भूस्खलन का भी मामला सामने आया है, जल भराव की स्थिति वहां पर बनी हुई है। अभी एहतियात के तौर पर मौसम विभाग ने क्या कहा है और कितने जिलों के लिए महाराष्ट्र के रेड अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल, देखिए कल रात की अगर बात करें तो कल रात मुंबई में बहुत ज्यादा बारिश हुई और इसीलिए हम देख पा रहे थे कि जो लोकल ट्रेन की यातायात है या फिर हम बात करें जिस प्रकार से फ्लाइट्स जो है वो डाइवर्ट की गई थी, लोकल ट्रेन की जो यातायात है वो स्थगित की गई थी। लेकिन अब मौजूदा स्थिति में मुंबई में जो है नॉर्मल सी आ चुकी है। मतलब जिस प्रकार से हम बात करें रोड पर यातायात सुचारू रूप से चल रही है। जो ट्रेनों का शेड्यूल था वो अभी इस वक्त अगर देखा जाए तो ऑन शेड्यूल सभी लोकल ट्रेनें चल रही है। रास्तों पर किसी भी प्रकार का जाम इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आपने सही कहा कि IMD के जरिए हालांकि एक रेड अलर्ट घोषित किया गया था मुंबई में और इसीलिए एहतियातन के तौर पर अगर देखा जाए तो जो स्कूल्स है उनको जो है बंद कर दिया गया, आज के लिए छुट्टी दी गई है। साथ ही साथ IMD ने कल ये कहा था कि लोग अगर कल जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। हालांकि कुछ जगहों पर हमने देखा जो निचले इलाके थे वहां पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी और इसीलिए जो रोड ट्रैफिक थी उसमें काफी बाधा कल
रात को आ रही थी। हमने देखा कि जिस प्रकार से ज्यादा बारिश होने के कारण जो रेलवे ट्रैक है उस पर भी पानी भरा था और इसीलिए जो सेंट्रल हम बात करें लोकल ट्रेन की कुछ स्टेशन की, वहां पर जो है ट्रेन को रोका गया था कुछ घंटों के लिए। देर रात ये सभी सुविधा जो है वो शुरू हो चुकी है। लोकल ट्रेन की यातायात भी इस वक्त जो हमने जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार जो शेड्यूल है उसके ऊपर चल रही है। जी बिल्कुल। और साफ तौर पर बीएमसी की अगर बात की जाए शिशिर, खास तौर पर जहां जहां जल भराव है, जल जमाव है, उसको निकालने की प्रक्रिया किस तरह से की जा रही है? क्योंकि इनलैंड ड्रेनेज की समस्या से लगातार मुंबई जूझती है, और जो निचले इलाके हैं, क्या उसके लिए भी कोई अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग द्वारा? देखिए, अलर्ट अगर देखा जाए तो आज सुबह 8 बजे तक रेड अलर्ट जो है मुंबई में आईएमडी द्वारा दिया गया था बारिश का, लेकिन कल रात से बारिश थम चुकी है। महाराष्ट्र के कुछ इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा बारिश हुई थी, पुणे, पालघर, मुंबई, साथ ही साथ विदर्भ के कुछ इलाके, और हम बात करें खासतौर पर मध्य महाराष्ट्र के जो इलाके हैं वहां पर भी जलभराव की स्थिति दिखाई दे रही थी। तो इसीलिए कुछ कुछ इलाकों में हालांकि कल बहुत ज्यादा बारिश हुई, लेकिन आज जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि बारिश जो है कल रात से रुक चुकी है और इसीलिए अब जो कि जो जीवन है वो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि नॉर्मल की तरफ बढ़ रहा है। जहां तक मुंबई के निचले इलाकों की बात है, मुंबई के कुछ निचले इलाके जरूर बारिश में अगर देखा जाए तो उसमें लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन खासतौर पर उन स्टेशंस पर जहां तक ये निचला इलाका है वहां पर पंपिंग स्टेशंस जो है बीएमसी द्वारा बिठाए गए हैं और कुछ घंटों की बारिश से यहाँ पे पानी जरूर भरता है, लेकिन बीएमसी और खासतौर पर जो ऑफिशियल्स है उनकी तरफ से ये प्रयास किया जाता है कि जल्द से जल्द ये जो जल भराव है निकाल दिया जाए। और कल भी हमने यही देखा, हालांकि कल लोकल ट्रेन की सर्विसेज कुछ घंटों के लिए बाधित जरूर हुई थी, लेकिन उसके बाद जो है जो अथॉरिटीज है उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और उसके बाद जो है लोकल ट्रेन की जो सर्विसेज है वो देर रात को जो है फिर से रिस्टोर की गई है। अगले 24 घंटे के लिए शिशिर, महाराष्ट्र के लिए मौसम विभाग ने क्या पूर्वानुमान दिया है? देखिए, महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र, कोंकण, विदर्भ, गोवा समेत जो तटीय इलाके हैं वहां पर जो है इससे पहले ही ऑरेंज अलर्ट जो है वो आईएमडी द्वारा दिया गया है। साथ ही साथ जो मध्य महाराष्ट्र का इलाका है वहां पर भी आईएमडी द्वारा ये कहा गया था कि आज 8 बजे तक जो है रेड अलर्ट वहां पर भी दिया गया था, सुबह 8 बजे तक। हालांकि इसके बाद भी एहतियाती के रूप में आईएमडी द्वारा ये कहा गया है कि इन इलाकों पर हो सके तो लोग घरों से बाहर ना निकले, खासतौर पर जहां पे हम बात करें खासतौर पर मुंबई की, और इसीलिए जो एडवाइजरी थी वो कल शाम को जो आईएमडी द्वारा जारी की गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर, इन तमाम जानकारियों के वो हमसे साझा करेंगे। फिलहाल अगर देखा जाए तो मुंबई में अलर्ट था सुबह 8 बजे तक, लेकिन अभी हालात वहाँ सामान्य हैं। बिल्कुल, आइए रुक कर लेते हैं एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें होंगी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए, जिसके पूरे राजनीतिक दल जो हैं, सभी राजनीतिक दल जो हैं वो चुनाव प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और साथ ही साथ बात होगी हरियाणा विधानसभा चुनाव से भी जुड़ी हुई। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जय भवानी, जय शिवाजी। शिवबाही यहाँ के रगों में बहे, महाराष्ट्र टूरिज्म। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जिसके तीसरे अंतिम चरण के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की पूरी फौज को चुनावी मैदान में उतार दिया।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई दिग्गज नेताओं ने कमान संभाल ली है। और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां अमित शाह आज 5 रैलियों के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। सबसे पहले वो चुनानी में जनसभा करेंगे और फिर बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में मतदान की अपील होनी है। अमित शाह उधमपुर पश्चिम के लिए मोदी मैदान में, बनी विधानसभा के लिए मेला मैदान बनी में, जसरोटा विधानसभा के लिए बरवाल मोड़ जसरोटा में, मड़ विधानसभा के लिए झिरी चौक ग्राउंड में रैली को संबोधित करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में आपको बता दें कि तीसरे चरण के तहत 1 अक्टूबर को मतदान होगा और मतगणना जो है वो 8 अक्टूबर को होने वाली है। तो जम्मू कश्मीर में अगर तीसरे चरण की बात की जाए तो सियासी पारा पूरी तरीके से चढ़ चुका है और सभी राजनीतिक दल जो हैं चुनाव प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। जम्मू से जुड़ चुके हैं हमारे साथ धीरज कुमार और श्रीनगर से रमा त्यागी। रमा, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से हमने देखा कि पहले और दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग हुई है और अब तीसरे चरण यानी कि अंतिम चरण की बारी आ चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें हैं, 40 विधानसभा सीटें हैं। अगर हम कश्मीर की बात करें तो कौन कौन सी ऐसी हॉट सीटें और सभी राजनीतिक दल जो है पूरी ताकत झोंक रहे हैं इस समय चुनाव प्रचार प्रसार में? और अगर हम 40 सीटों की बात करते हैं तो कश्मीर और जम्मू संभाग की 16 और 24 सीटें जो हैं इस चरण में आती हैं। और अपने आप में अगर हम कश्मीर घाटी की बात करते हैं तो इसमें वो इलाके हैं जो कि LOC के साथ लगते हैं, इसमें वो इलाके हैं जो बॉर्डर के साथ लगते हैं। अगर हम पूरे इन सीटों की बात करते हैं तो अपने आप में बॉर्डर एरियाज में LOC के जो आसपास लगते इलाके हैं वहाँ पर किस तरह से शांति व्यवस्था आई है, वहाँ पर किस तरह से लोगों को एक सुकून मिला है, वहाँ से इंफिल्ट्रेशन किस तरह से, क्योंकि यहाँ पर बारामूला है और नॉर्थ के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ से पहले अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में इंफिल्ट्रेशन होती थी, घुसपैठ होती थी। वो जो दरवाजा है वो किस तरह से बंद हुआ है, किस तरह से लगाम लगी है, ये एक बड़ा मुद्दा है। वहाँ पर जो लोगों की समस्याएं थी उनका क्या कुछ हल निकला है, वो एक बड़ा यहाँ पर मुद्दा है। तो तमाम दलों ने पूरी ताकत झोंकी है। चुनावी लड़ाई जो है इसमें बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि जब हम नई पार्टी की बात करते हैं, बारामूला लोकसभा सीट थी जहां पर 2 लाख वोटों से इंजीनियर रशीद ने, जो कि नया चेहरा थे, उन्होंने जो है इनको उमर अब्दुल्ला को हराया, जिनका गढ़ कहा जाता था। श्रीनगर से ये बारामूला गए थे कि श्रीनगर में इनको पता था कि इनका चेहरा लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन बारामूला में इनको यकीन था। वहां पर कई ऐसे गांव थे, हमने वहां पर उस वक्त भी लोगों की राय जानी थी, और कई ऐसे गांव थे जहां वोटिंग नहीं होती थी लोकसभा की, और बारामूला लोकसभा की कई विधानसभाएं ऐसी थी और उसमें लोगों ने कहा था, और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के गढ़ माने जाते थे, वहां से लोग भर भर कर निकले थे और वहां पर उमर अब्दुल्ला को हार मिली थी। इसको देखते हुए वहां पर सज्जाद लोन की पार्टी भी है, वहां पर इंजीनियर रशीद भी है, वहां पर जमात के सपोर्टेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हैं, वहां पर बीजेपी का भी एक कैंडिडेट है। इसके साथ ही वहां कई सीटें ऐसी हैं, सोपोर की हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस में है, लेकिन वहां पर दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। जहां पर कल राहुल गांधी ने अपना जो रैली की थी और उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट आया था कि राहुल गांधी बेहतर है कि जम्मू में फोकस करें, यहाँ पर इतना फोकस ना करें। तो अपने आप में बेहद दिलचस्प और बेहद अहम ये सीटें हो जाती हैं भाग। बिल्कुल, और साफ तौर पर अब रुख करते हैं हम धीरज का। धीरज, मैंने सुबह खबर ये भी देखी अखबारों में और ये सुर्खियां बटोर रही है कि तमाम कई ऐसे विदेशी राजनयिक हैं जो इस संवैधानिक प्रक्रिया को देखने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे, और 2 जो चरण बीत चुके हैं उसमें कई अहम संवेदनशील सीट्स रही और बम्पर वोटिंग टर्नआउट, यानी एक वो जम्मू कश्मीर जो बहिष्कार करता था चुनाव का, और आज लोग बढ़ चढ़कर बेखौफ निष्पक्ष वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो जिस राजनयिक की आप बात कर रहे हैं वो 15 राजनयिक कल जो जम्मू का जो पुंछ का इलाका है और रजौरी के इलाकों में उन्होंने यहाँ के मतदान को देखने के लिए आए, और उन्होंने देखा कि किस तरीके से यहाँ के लोग जो लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है, लोकतंत्र में जो लोगों की आस्था है, उसमें लोग किस तरीके से हिस्सा ले रहे हैं। और जिस तरीके से हमने रिकॉर्ड मतदान पुंछ के इलाकों में देखा, लगभग 71% जो मतदान हुआ है पुंछ के इलाके में हुआ है, रजौरी में भी 70% मतदान हुआ है, और सबसे अधिक मतदान अगर हम दूसरे चरण में जम्मू संभाग की कर लें तो वो रियासी का जो क्षेत्र रहा है, जिस क्षेत्र में माता वैष्णो देवी का एक विधानसभा क्षेत्र भी है, जहाँ पे कि 80% तक मतदान हुआ है।
तो इन मतदान को देखते हुए ज़रूर यहाँ लगता है कि जिस तरीके से पहले से कहा जाता था कि लोग मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे, लोगों को भड़काते थे, दहशत का माहौल कायम किया जाता था, सीमा पार से गोलीबारी की घटनाएं होती थी, तो ऐसे स्थानों में ही इस तरीके की मतदान की प्रक्रिया हुई है। और जो चुनाव आयोग के जो शाम तक के जो आंकड़े आए हैं, चुनाव आयोग भी गदगद है कि ऐसे दुर्गम इलाकों में जहां सीमा पार से गोलीबारी होती थी, हमने कुछ ऐसे भी इलाके जाके देखे जो कि पुंछ के इलाके में जहां मेंढर का भी एक इलाका है, और वहां हमने जाके केंद्रीय गृह मंत्री की रैली को देखा था। तो हमने अपनी आंखों से देखा कि जो फेंसिंग का जो इलाका है वो मात्र 2.5 किलोमीटर का इलाका है, और 2.5 किलोमीटर के बाद पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। और वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि किस तरीके से यहाँ के जो गुज्जर हैं या बकरवाल हैं या पहाड़ी कबीले के जो लोग हैं, उन्होंने देश की सलामती के लिए अपने जानें गंवाई है, अपनी बलिदानी दी है। तो उन इलाकों में भी 70% से अधिक मतदान होना ये दर्शाता है कि जिस तरीके से लोगों ने जम्मू कश्मीर में जो चुनाव में इस बार के चुनाव में अपना भरोसा सरकार बिल्कुल धीरज, और यही ताकत है। और लोग ये चाहते हैं, यहाँ लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, और यही जमहूरियत की भी ताकत है। और यही आवाम चाहती है कि वहाँ पर जिस तरह से निष्पक्ष, बेखौफ और बिना डर के, जब चुनाव आयोग ने वहाँ पर तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी और तमाम जो दल थे उनसे आम राय जानी थी, लेकिन एक बात कही थी कि आप बेखौफ होकर वोटिंग के लिए ज़रूर खड़े हो सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और अब बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज हरियाणा में प्रचार के लिए आ रहे हैं, और सबसे पहले वो असंध की अनाज मंडी से रैली करेंगे। खास बात यह है कि रैली में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला मंच साझा करने वाले हैं। लंबे अरसे के बाद ये पहला मौका है जब हरियाणा के दिग्गज राहुल गांधी के साथ एक मंच पर ये सब नेता दिखेंगे। और इससे पहले सभी नेता राहुल गांधी की जनवरी 2023 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पानीपत में एकजुट हुए थे। असंध से शमशेर सिंह गोगी मौजूदा विधायक हैं, कुमारी शैलजा के समर्थक भी कहे जाते हैं। असंध के बाद राहुल गांधी हिसार के बरवाला में प्रत्याशी रामनिवास घोड़ेला के समर्थन में रैली करेंगे। यहाँ पर भी हिसार की सभी 7 सीटों के लिए प्रत्याशियों के साथ बरवाला के साथ लगने वाले बाकी क्षेत्रों के प्रत्याशियों को भी बुलाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर हरियाणा में अब बीएसपी की अध्यक्ष मायावती भी काफी सक्रिय हो चुकी हैं। दलित मतदाताओं की लामबंदी के लिए इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन होने के चलते मायावती हरियाणा में अपना चुनावी अभियान तेज कर रही हैं। और इंडियन नेशनल लोकदल भी मायावती के बहाने अपनी शक्ति प्रदर्शन में जुटा हुआ है। और इसी तमाम गठजोड़, समीकरण, चुनावी हम सियासी पारे के बारे में बात करने के लिए सोनीपत से नीरज सिंह के साथ जुड़ते हैं। नीरज, चलिए नीरज के पास जाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखना बहुत अहम है कि इस बार हरियाणा का चुनाव बेहद दिलचस्प है। दिलचस्प इस लिहाज से कि 2 अहम पार्टियां, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, वैसे तो एक साथ होने का दम भरती है, यहाँ एक दूसरे के खिलाफ है। यहाँ जो छोटे दल हैं और निर्दलीय, क्या वो किंग मेकर की भूमिका में सामने आएंगे, ये देखना बहुत अहम हो जाएगा। और नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं अगर तो सीधा नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, क्या मान मुनव्वल हो चुका है कुमारी शैलजा का? और जो कहा जा रहा था कि इतने समय से वो राजनीतिक तमाम जो रैलियां थी उनसे दूर थी, अगर आज वो मंच साझा करती हैं, हुड्डा कैंप भी वहां पर मौजूद होगा, तो क्या माने कि अंदर खाने कांग्रेस में सब ठीक हो गया है? देखिए, अंदर खाने तो ठीक नहीं है, क्योंकि गुट अपने अपने बने हुए हैं। और आप देखें लगातार जिस तरीके से हर गुट अपने लिए मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहा है, तो उसको देखकर तो लगता है कि खींचतान अभी भी जारी है। हाँ, ऊपरी तौर पर जरूर आज राहुल गांधी जब असंध में पहुंचेंगे और एक ही मंच पर चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो, सुरजेवाला हो, इन सभी को एक मंच पर रखकर एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक है, सभी लोगों को मना लिया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि अब काफ़ी देर हो गई है। और आप देखें कि 20.5% के आसपास जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो पूरे हरियाणा में रहते हैं। और यही कारण है कि इस बार ऐसी समुदाय के लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने जोर भी लगाया है। भारतीय जनता पार्टी की भी बात करें, जिस तरीके से लगातार प्रहार किए गए कि हुड्डा के समय
जब उनकी सरकार थी तो किस तरीके से दलितों के ऊपर अत्याचार होते थे। प्रधानमंत्री ने कल अपनी चुनावी सभा यहाँ पर की, उसमें भी एक बड़ा मैसेज दिया था प्रधानमंत्री ने कि जिस तरीके से ऐसी समुदाय के लोगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है, उनको सम्मान देने का काम कर रही है। दूसरी जो पार्टियां हैं और खासतौर से कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि करप्शन की जननी है, वो किस तरीके से अनुसूचित जाति के लोगों के साथ सम्मान कर रही है। ये पूरा हरियाणा देख रहा है कि कुमारी शैलजा जिस तरीके से अलग थलग कर दी गई, तो निश्चित तौर पर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां कोशिश कर रही हैं। आप देखें कि मायावती भी सक्रिय हो गई हैं, चंद्रशेखर आजाद लगातार कैंपेन कर रहे हैं और ये सब जो पार्टियां हैं वो अनुसूचित जाति के वोटों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। और राहुल गांधी की ये रैली ये मैसेज देने की कोशिश है पूरे हरियाणा के अंदर कि कांग्रेस पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है ऊपरी तौर पर, हालांकि अंदरूनी तौर पर अभी भी कई खेमे बने हुए हैं। बिल्कुल नीना, जिस तरीके से आपने कहा कि हरियाणा का जो चुनाव प्रचार है अंतिम दौर में पहुंच चुका है। आज 26 सितंबर है और करीब करीब चुनाव प्रचार 3 अक्टूबर तक चलेगा, फिर 5 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, तो करीब करीब एक हफ्ते का समय रह गया। उस समय में राहुल गांधी पहली बार इस तरीके से हरियाणा आ रहे हैं और फिर कुमारी शैलजा को लेकर आ रहे हैं। हालांकि लेट हो चुका है, लेकिन विकास पर्ची खर्ची से चला ये चुनाव अभियान अब कहीं ना कहीं लगता है सिमटता हुआ दलित वोट बैंक पे सिमटता हुआ रह गया है। देखिए बिल्कुल दलित वोट बैंक है, क्योंकि उनका वोट काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखें कि 17 सीटें रिजर्व सीटें हैं और इसके अलावा 4 सीटें ऐसी हैं जो हम अंबाला की बात करें, पंचकुला की बात करें, सिरसा की बात करें और फतेहाबाद की बात करें। इन 4 सीटों पर खासा प्रभाव है अनुसूचित जाति के जो लोग हैं और उनके जो वोटर हैं। यही कारण है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां उन्हें अपनी तरफ खींच रही हैं। आप देखें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी एक चुनावी सभा में बाबा साहब आम्बेडकर की जो तस्वीर है वो अपने सिर पर रखकर एक मैसेज देने की कोशिश की। आप देखें कि जेपी नड्डा हो या फिर अमित शाह लगातार इस बात पर प्रहार करते रहे कि कांग्रेस के समय में किस तरीके से पर्ची और खर्ची के आधार पर नौकरियां दी जाती थी और अनुसूचित जाति के लोगों को एक तरीके से अलग थलग कर दिया गया था, या जो नौकरियां दी जाती थी बहुत चपरासी या बहुत निचले स्तर पर नौकरियां दी जाती थी। यही कारण है कि उनको अपनी तरफ खींचने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियां कोशिश कर रही हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि एक हफ्ते का समय है। अगर कांग्रेस पार्टी शुरुआत से ही इस तरह का कैंपेन करती और सभी को साथ लेकर चलती तो कुछ परिणाम उनको सकारात्मक मिल सकते थे। लेकिन अब इतना बिखराव और इतनी फूट अभी भी हो गई है। अब मुख्यमंत्री की तो बात छोड़िए, उप मुख्यमंत्री पद के लिए भी 2 दावेदार निकलकर सामने आ गए हैं। रेवाड़ी से जो उम्मीदवार हैं और इसके अलावा जो फरीदाबाद सीट से उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं कि वो उप मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। तो बिखराव है, टकराव है, लेकिन राहुल गांधी आज रैली के माध्यम से एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी में सबको मना लिया गया है और सभी को एक मंच पर लाया गया है। तो कुमारी शैलजा कम से कम इस मामले में सफल हुई है कि कांग्रेस आला कमान ने अब तक कोई भी रैली नहीं करी थी। कुमारी शैलजा के साथ ये पहली बार रैली करने जा रहे हैं, तो एक मैसेज भी दलित समुदाय को दे रहे हैं कि कुमारी शैलजा की जो नाराजगी है उसको दूर कर लिया गया है। लेकिन बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, तब तक तो बहुत कुछ बदल चुका है जब हम हरियाणा की राजनीति की बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और यही दिक्कत है कांग्रेस की कि जो आगे जाना चाहता है उसको उसी का साथी टांग खींच कर नीचे करता है। जो तमाम वहाँ पर जुड़े हुए सांसदी का चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक बन चुके हैं, लेकिन फिर से चुनाव में आना चाहते हैं क्योंकि सबको मुख्यमंत्री बनना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कोलकाता रेप और मर्डर मामले की, जहां आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले में भाजपा का विरोध प्रदर्शन लगातार अभी भी जारी है। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा है कि दुर्गा पूजा के दौरान हम कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि दुर्गा पूजा के बाद भाजपा फिर से सड़कों पर उतरेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर नबन्ना का घेराव फिर किया जाएगा। तो साफ तौर पर क्योंकि आने वाला जो ये वक्त है ये त्योहारी मौसम है और खासतौर पर दुर्गा पूजा का बहुत महत्व माना जाता है जब हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, उस लिहाज से ये फैसला लिया गया है। और आइए सुनते हैं कि आखिरकार सुकांता मजूमदार ने क्या कुछ कहा है। हमारा आंदोलन लगातार चल रहा है, आगे भी चलेगा। पूजा के पहले हमारा अंतिम कार्यक्रम है, पॉलिटिकल कार्यक्रम है। इसके बाद हम कोई ऐसे जुलूस या सभा नहीं करेंगे क्योंकि पूजा का एटमॉस्फेयर यहाँ पे लोगों को उससे दिक्कत होती है। पूजा के बाद हम फिर सड़कों पे उतरेंगे, एक साथ नवान्नों का घेराव भी करेंगे और बहुत सारे कार्यक्रम आगे आने वाले समय में होगा। लेकिन ये ममता बनर्जी सोचे कि ये अंतिम कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी तब तक रास्ते पे रहेगी जब तक मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय को हम बाध्य ना कर दे अपने पद से इस्तीफा देने के लिए।
तो पश्चिम बंगाल में भाजपा की घोषणा की दुर्गा पूजा के दौरान विरोध प्रदर्शन जो है वो थमा रहेगा, लेकिन दुर्गा पूजा के बाद फिर से विरोध प्रदर्शन चलेगा, जिसमें आपको बता दें कि 8 से 9 अगस्त के बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज यानी कि पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर का मामला सामने आया, उसके बाद लगातार देश और कोलकाता में विरोध प्रदर्शन जारी है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद होगा अखबारों की सुर्खियों का हमारा खास सेगमेंट। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों की। और अखबारों की सुर्खियां लेकर स्टूडियो में हाजिर हैं हमारी सहयोगी संध्या। संध्या, क्या कुछ समेट कर लाई हैं आप दर्शकों के लिए आज अखबार के इस जगत से? आजकल अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं। मोबाइल से मिसाइल तक किस तरह से मेक इन इंडिया की छाप पूरे विश्व में छाई हुई है। जी हां, 10 साल पूरे हो चुके हैं मेक इन इंडिया अभियान को लेकर के, और इसी को लेकर के आज सभी प्रमुख अखबारों ने पहले पेज पर इस खबर को प्रकाशित किया है। अन्य पृष्ठों पर भी ये खबर हमें देखने को मिली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन सभी लोगों को बधाई दी है जो इस मेक इन इंडिया को सफल बनाने के अभियान में लगातार जुटे हुए हैं। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में किस तरह से तस्वीर बदली है उसको लेकर के भी बताया गया है। आंकड़े भी प्रस्तुत किए गए हैं कि बीते 10 सालों में मेक इन इंडिया ने इस पूरे 10 साल का सफर किस तरह से तय किया है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से आई है, जो कि सभी प्रमुख अखबारों में देखने को मिली है। जी हां, 26 सीटों पर 56% से ज़्यादा मतदान हुआ है। इसको लेकर के आज खबर देखने को मिली है और इसी दौरान 16 देशों के राजनयिक बने शांतिपूर्ण चुनाव के गवाह। जी हां, ये भी बताया गया है कि किस तरह से विदेशी प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने मतदान प्रक्रिया के जो संचालन हुआ है उस पर संतोष व्यक्त किया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था का अहम पहलू है और उन्होंने महिला मतदान केंद्र जो स्थापित किए गए थे उसे देख करके भी इस पहल को सराहा है। एक और खबर की बात करते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा है उसको लेकर के नवभारत टाइम्स अखबार ने ये खबर प्रकाशित की और बताया है कि विदेश मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि चीन बॉर्डर पर गश्त से जुड़ी दिक्कतें अभी कायम है और उन्होंने UNSC में कहा कि इस पर सुधार पर जोर देने की आवश्यकता है। साथ ही अतीत की कैद से बाहर निकलना होगा, ये बात भी उन्होंने कही है। एक और खबर की बात करते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट से आई है। जी हां, इस खबर को भी आज सभी प्रमुख अखबारों ने लिया है और बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की अदालतों को आगाह करते हुए कहा है कि स्त्रियों के प्रति द्वेषपूर्ण टिप्पणियों से बचा जाना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि किसी भी तरह की कार्रवाई के दौरान आकस्मिक टिप्पणियां कुछ हद तक व्यक्तिगत पूर्वाग्रह को प्रतिबंधित कर सकती हैं, प्रतिबिंबित कर सकती है और खास तौर पर जब उन्हें लैंगिकता या समुदाय के खिलाफ माना जाए और इसीलिए अदालतों को सतर्क रहना चाहिए। एक और खबर की बात करते हैं जो कि है साइबर ठगी से जुड़ी हुई खबर। हिंदुस्तान अखबार ने इसे आज अपना बिजनेस पेज पर लिया है और बताया है कि साइबर ठगी में इस्तेमाल 2.37 लाख मोबाइल हैंडसेट ब्लॉक किए गए। सितंबर में ठगों के 3.5 लाख फ़ोन नंबर काटे गए हैं और आपको बता दें कि फ़ोन और इंटरनेट के जरिए जो ये ठगी हो रही है उसको रोकने के लिए लगातार दूरसंचार मंत्रालय काम कर रहा है और संचार साथी पोर्टल जो बनाया गया है उसकी मदद से इस तरह की ठगी को रोकने का काम किया जा रहा है और ये सारे
सारे आंकड़े आज अखबार में प्रकाशित किए गए हैं। एक और अच्छी खबर की बात करते हैं, ये है DRDO और IIT दिल्ली ने जवानों को दिया है अभेद। जी हाँ, हरिभूमि अखबार ने इसे खबर को लिया है और बताया है कि उच्च डिजाइन वाली एक हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट है अभेद, जो जवानों को 360 डिग्री सुरक्षा कवच प्रदान करेगी और इसका परीक्षण हो चुका है। परीक्षण मानकों पर ये खरी उतरी है। चलते चलते एक और खबर की बात कर लेते हैं, जो कि चंद्रयान मंगलयान के बाद अब भारत फिर से इतिहास रचने की ओर अग्रसर है। ये बताती है ये खबर और बताया कि भारत का मिशन शुक्रयान मार्च 2028 में होगा लॉन्च। इस खबर को भी आज इसरो के माध्यम से प्रकाशित किया गया है। तो अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात करें तो आज के समाचार पत्रों ने इन खबरों को स्थान दिया है और महत्वपूर्ण पेज पर प्रकाशित किया है। तो संध्या समाचार पत्रों में प्रकाशित अहम और मुख्य खबरों को हमारे दर्शकों तक इतने कम समय में पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, जहां सुधार को लेकर जो तमाम G4 देशों की मंत्री स्तरीय बैठक 23 सितंबर को हुई और इस बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के साथ ब्राज़ील के विदेश मंत्री मोरो वियरा, जर्मनी के संघीय विदेश मंत्री एनालेना बारबैक और जापान के विदेश मंत्री योको कामिकावा ने हिस्सा लिया है। बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की संभावनाओं पर चर्चा की गई है। G4 समूह के मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र के साथ बहुपक्षीय प्रणाली के लिए वर्तमान महत्वपूर्ण चुनौतियों का उल्लेख किया। G4 मंत्रियों ने स्थायी और अस्थायी सदस्यता दोनों श्रेणियों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार के लिए अपने आह्वान को भी दोहराया। चारों देश सुरक्षा परिषद में दोनों सदस्यता श्रेणियों में विकासशील देशों और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले देशों की भूमिका और भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर सहमत हुए। 2025 में संयुक्त राष्ट्र की आगामी 80वीं वर्षगांठ को देखते हुए G4 मंत्रियों को सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया। साथ ही इस लक्ष्य की प्राप्ति में अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता भी जताई गई। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन 5 स्थायी सदस्य हैं। बढ़ते अब आगे, रूस यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के लिए भारत के प्रयास भी जारी हैं और इसी कड़ी में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बुधवार को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी दौरे के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात कर रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा की थी। विदेश मंत्री ने बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने रूसी समकक्ष से द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन से अलग कई देशों के मंत्रियों से मुलाकात की। न्यूजीलैंड के अपने समकक्ष के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि उनके साथ मिलकर उन्हें बेहद अच्छा लगा। वहीं बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रूज से भी मुलाकात की और विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के बारे में भी विचार विमर्श किया गया। दोनों नेताओं ने यूक्रेन की स्थिति पर भी चर्चा की। इसके अलावा जयशंकर कई और प्रतिनिधियों और राजनयिकों से भी मिले। इनमें कजाकिस्तान के विदेश मंत्री और साथ ही अन्य नेता भी शामिल थे। और वहीं इसके अलावा ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्राइटिस से मुलाकात में जयशंकर ने 2025-26 के लिए यूएनएससी में शामिल होने पर ग्रीस को बधाई भी दी है। और आइए अब देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। अंदाज रहेगा फटाफट। इजराइल और लेबनान के बीच बढ़ते तनाव के साथ बेरूत स्थित भारतीय दूतावास ने लेबनान में भारतीय नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी और कहा उन्हें तत्काल देश छोड़ने की सलाह दी जाती है। भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक लेबनान की यात्रा न करने और किसी भी कारण से लेबनान में रुके हुए भारतीयों को अत्यधिक सावधानी बरतने, अपनी गतिविधियों को रोकने, बेरूत में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी गई। अमेरिका और फ्रांस, इजराइल और आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के बीच लेबनान संघर्ष में 21 दिवसीय युद्ध विराम पर सहमति बनाने की कोशिश चल रही है। संघर्ष के व्यापक युद्ध का रूप लेने की आशंका को देखते हुए फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बेरूट ने कहा कि अमेरिका और फ्रांस बहुत जल्द लेबनान में अस्थायी संघर्ष विराम के अपने प्रस्ताव के बारे में विवरण देंगे। लेबनान के बढ़ते संघर्ष को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। फ्रांसीसी विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में दोनों पक्षों द्वारा बिना देरी के इसे स्वीकार करने की जताई है उम्मीद, जिससे कि नागरिक आबादी की रक्षा हो सके और कूटनीतिक वार्ता की शुरुआत हो पाए। और आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कारोबार जगत की खबरों से जुड़ी हुई।
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एशिया विकास बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 7% पर बरकरार रखा है। एजेंसी की ओर से कहा गया कि भारत की वृद्धि संभावनाएं मजबूत। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने OTT ऐप के नियमन का मुद्दा उठाने से पहले सैटेलाइट स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया में तेजी लाने की बात कही है। नोवी इंस्टीट्यूट की ओर से जारी वैश्विक एशिया पावर इंडेक्स में भारत ने जापान को पछाड़कर तीसरा स्थान हासिल किया। कोविड-19 के बाद मजबूत आर्थिक वृद्धि की वजह से भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है। केंद्र सरकार ने MCA 21 मंच से संबंधित हितधारकों की शिकायतों के समाधान के लिए एक विशेष दल का गठन किया है। इसका उद्देश्य इस मंच के इस्तेमाल में आने वाली समस्याओं का समाधान करना है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जुड़ रहिए नया सवेरा के साथ। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान, चेहरे पे खिली है मुस्कान। हमने एक अटल पेंशन योजना लगाई है और अभी से आप पैसा जमा कराना चालू करोगे, जितना जमा कराओगे उसके अनुपात में 60 साल की उम्र होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। आज 6 करोड़ से अधिक लोगों ने भारत सरकार की अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराया है। आप भी इससे जुड़े और लाभ उठाएं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद नया सवेरा में एक बार फिर आपका स्वागत। और आइए रुक करते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरों का हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। शतरंज संघ ने ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पुरुष और महिला टीम के हर सदस्य के लिए 25 लाख रुपए, कोच के लिए 15 लाख, दल के प्रमुख के लिए 10 लाख रुपए और सहायक कोच के लिए 7.5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला कल से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे। ऐसे में टीम इंडिया कानपुर टेस्ट की जीत सीरीज क्लीन स्वीप करने के इरादे के साथ मैदान पर उतरेगी। भारतीय बैडमिंटन स्टार खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत आज मकाऊ ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल का मुकाबला खेलने उतरेंगे। किदाम्बी का प्री क्वार्टर फाइनल में सामना भारत के ही आयुष शेट्टी से। श्रीकांत ने इससे पहले इजराइल के डेनिल डुबोवेंको को शिकस्त दी थी। रियल मैड्रिड क्लब में हाल ही में शामिल हुए किलियन एम्बापे मांसपेशियों की चोट से की समस्या से घिर गए हैं। ऐसे में उनका इस हफ्ते के अंत में होने वाले एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ मुकाबले में भाग लेने पर संशय जताया जा रहा है। और अब देखते हैं खबरें ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ी हुई। जूनियर NTR की आगामी फिल्म देवरा 27 सितंबर को रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म की एडवांस बुकिंग भी तेजी से हो रही है। विकी कौशल की फिल्म छावा मराठा सम्राट छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म 6 दिसंबर को होनी है रिलीज। फिल्म सिंघम अगेन को लेकर फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ये फिल्म 1 नवंबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। कार्तिक आर्यन स्टारर फिल्म भूल भुलैया 3 का पोस्टर रिलीज हुआ। दिवाली पर रिलीज हो रही है फिल्म एक बार फिर दर्शकों को हंसाने के लिए तैयार। और नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मिजाजी मौसम की।
सवेरा के इस अंक में बस आज इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम आपको छोड़े जा रहे हैं कुछ अहम तस्वीरों के साथ। बात करते हैं असम के दीमा हसाओ जिले की। क्यों भावना? जी हाँ, असम के दीमा हसाओ जिले की बात करें, जिसमें बसा उमरांगसू की खूबसूरत झलकियाँ आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। इन झलकियों का आनंद लीजिए। सुबह की झलकियाँ आपको, ये मनोरम दृश्य हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इसी के साथ आपका दिन खूबसूरत रहे, आप मुस्कुराते रहें, सुरक्षित रहें, सशक्त रहें। इसी के साथ आंचल, मुझे और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे गैलेंट